हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारा इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने वाले हैं और ये हमारा प्राचीन इतिहास का सेकंड वीडियो है। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने प्राचीन इतिहास के प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, यह जो वीडियो है वो भारतीय इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आर्मी जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग, ट्रेडमैन। ठीक है, तो ये जो है आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, यह सभ्यता जो है दोस्तों वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, इसलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु नदी के तट पर बसे हैं यह सभ्यता, इसलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता की सबसे पहली जानकारी हड़प्पा की खुदाई में मिली थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ मिली थी? हड़प्पा की खुदाई में, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आप देखते होंगे कि कभी कभी इसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलता है। क्योंकि इस सभ्यता की जो पहली जानकारी हड़प्पा की खुदाई से ही मिली थी, इस चलते हम इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है दोस्तों वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो मैं महत्वपूर्ण बोलता हूँ दोस्तों वो आपको नोट डाउन करना है कॉपी में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन अर्बन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है दोस्तों। सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक माना जाता है। ठीक है, बहुत सारे सभ्यता हैं लेकिन यह जो सभ्यता है वो क्या है? अर्बन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। सबसे पहले दोस्तों 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता के अवशेष को जानकारी दिया। समझिए दोस्तों, सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता के अवशेषों को जानकारी दी। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना? 1826 ईस्वी में पहली बार चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता को जानकारी दिया, लेकिन उस समय उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। और देखिए दोस्तों 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सभ्यता के अवशेषों को जानकारी दिया, लेकिन 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज किया। ठीक है, ये जो पहली बार जो अवशेषों की जानकारी 1826 ईस्वी में हुआ, लेकिन वहाँ पर इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। और चार्ल्स मार्शन के समय में 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज किया। ठीक है, सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को समझने के लिए इन चारों दिशाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने समझा सिंधु घाटी सभ्यता क्या होता है। ठीक है, फिर इसका भौगोलिक विस्तार पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ पर समझेंगे दोस्तों। देखिए, जो उत्तर में है ना, ये उत्तर में कौन है दोस्तों? मांडा है। जो मांडा वो जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। ठीक है, पूर्व में आते हैं तो अलमगीरपुर हैं, उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं दोस्तों। और जो पश्चिम में है दोस्तों सुतका गेंडोर। ठीक है दोस्तों, जो बलूचिस्तान में पड़ता है। दक्षिण में हम बात करें दोस्तों ये दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो पश्चिम में कौन सा दोस्तों? सुतका गेंडोर है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, उत्तर में कौन सा पड़ता है? मांडा जम्मू कश्मीर में दोस्तों। पूर्व में अलमगीरपुर और ये महाराष्ट्र में हमारा दैमाबाद दक्षिण में पड़ता है। और एक बात ये रखना दोस्तों, ये जो सभ्यता है वो त्रिभुजाकार है, देख सकते हैं ना। ये भारत पाकिस्तान में कुल मिलाकर ये जो सभ्यता है। ठीक है,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उत्तर में कौन है पूछ दिया जाएगा, पूर्व में कौन है पूछ दिया जाएगा, इसका भौगोलिक विस्तार। तो आप लोग एक बार फिर से इसको वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखना। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है दोस्तों, और इसका आकार मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। देखे ना आपने, फिर से मैं दिखाता हूँ। ये कैसा है दोस्तों, त्रिभुजाकार है ना। ठीक है, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है आंसर सवाल। इसका भौगोलिक कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आप लोग कमेंट में भारत का क्षेत्रफल जरूर बताना। ठीक है, ये तो जान लिए दोस्तों, जो त्रिभुजाकार हैं यह तत्कालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी बड़ी है। ठीक है दोस्तों, इसका परिचय जान लिए। अब इसका हम जानते हैं सोसाइटी, समाज। सिंधु घाटी, जो सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक माना जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि समाज में महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा था या विभाजित था। पहला है दोस्तों, समझते हैं 1 बाय 1 करके कि 4 कौन कौन सा है। पहला है दोस्तों विद्यमान वर्ग, इसमें पुजारी और शिक्षित लोग शामिल थे। दूसरा योद्धा वर्ग, राज और नगर की सुरक्षा करने वाले लोग। व्यापारी और शिल्पी वर्ग, व्यापार करने वाले तथा वस्तुएं वाले लोग। व्यापार करने वाले लोग रखते थे इसमें, और वस्तुएं वाले लोग, व्यापारी लोग आप समझ रहे होंगे ना। श्रमिक वर्ग मेहनत का कार्य करने वाले लोग को है। तो ये 4 था ना दोस्तों, ये बटा हुआ था, 4 वर्गों में बटा हुआ था दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका भोजन क्या था दोस्तों, उस समय भोजन क्या था। तो सिंधु घाटी के लोग जो कैसे थे, मांसाहारी थे दोस्तों, और साथ में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। दोनों प्रकार के वो भोजन प्राप्त करते थे। ठीक है दोस्तों, मुख्य भोजन में शामिल जैसे गेहूँ है, जौ है और चावल हैं, फल हैं, सब्जियां हैं। इसके अलावा मछली, बकरी और अन्य पशुओं का मांस भी खाते थे। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों था। ठीक है, आप लोग बताना कौन कौन मांसाहारी और शाकाहारी है। ठीक है, तीसरा नंबर है दोस्तों वस्त्र और आभूषण। सिंधु सभ्यता के लोग कपास के कपड़े पहनते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनने के शौकीन थे। आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ जैसे सोना था, क्या था दोस्तों, सोना, चांदी, तांबा, कीमती पत्थर। सोना याद रखना 26 होता है AP, चांदी का AG 47, तांबा का आप लोग कमेंट में बताना है। ठीक है, सुधान प्रणाली। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। स्वाधान। ठीक है दोस्तों, कैसे करते थे, पहला हम जानते हैं पूर्ण शवदान। मृतकों को सीधे कर्म में दफनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, हम सीधे क्या करते थे, जो मृतकों हैं, मृतकों मतलब जो डेड हो गए हैं, जो मर गए हैं, वो ये क्या करते थे ना कि जो कर्म है उसको सीधे दफनाते थे। दूसरा आंशिक स्वाधान, मृतकों के शरीर को पहले खुली जगह पर छोड़ दिया जाता था। जब पशु मांस जो मृत के जो शरीर हैं दोस्तों पहले खुली जगह छोड़ दिया जाता था, और वहाँ पर पशु पक्षी या मांस खा लेते थे, तो बची हुई जो हड्डियाँ हैं उसको दफना दिया जाता था। दाह संस्कार तीसरा है दोस्तों, मृतकों के शरीर को जलाकर अंतिम संस्कार भी किया जाता था। और ये तो वर्तमान में भी चलता आ रहा है, लेकिन ये नहीं है कि ये खाली जगह छोड़ दिया और फिर वहाँ से जब कुत्ता, बिल्ली, पशु ये सब मांस खा लिया तो फिर दफना दिया गया, ऐसा नहीं है। पहला और ये थर्ड अभी भी चलता है। पहले का धर्म कैसा था दोस्तों, समझते हैं। सिंधु घाटी के लोगों का धर्म प्रकृति से जुड़ा था दोस्तों। मुख्य धार्मिक मान्यता जैसे मातृ देवी की पूजा होती थी उस समय। पशुपति मुहर जिसे शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। पेड़ और पशुओं की पूजा किया जाता था। देखिए दोस्तों, याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, नगर नियोजन की बात कर लेते हैं अब इसका। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसका क्या दोस्तों, उत्तम नियोजन था। इस सभ्यता के नगर बहुत ही व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, आइए इनका मुख्य विशेषताओं को पढ़ते हैं क्या करते हैं। सिंधु सभ्यता के नगर विश्व की सबसे प्राचीन सुनियोजित नगरों में माना जाता है। दूसरा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में समानता पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। अधिकांश मकानों के जो दरवाजे हैं
वो मुख्य सड़क की ओर ना होकर के पीछे गलियों की ओर खुलते थे। आज के समय में जो घर बनाते हैं, तो घर बनाते होगे तो ये जो दरवाज़ा है वो सामने रखते होगे रोड की तरफ, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, दरवाज़ा पीछे की ओर तरफ रखा जाता था। अब क्यों रखा जाता था ये तो जानकारी नहीं मिलती है, बट हाँ, सिंधु सभ्यता में सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में मिली है दोस्तों, जिसकी लंबाई लगभग 10 मीटर थी। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना 1 मीटर में कितना फीट होता है, ठीक है? तो आप लोग समझ जाएंगे कि 10 मीटर कितना फुट चौड़ा होगा। समानता मकानों को 4-5 कमरे होते थे। जो घर बनाते थे वो कितना कमरा थे? 5-6 कमरे रहते थे उस समय। मकानों में जैसे जो आंगन रहता था, रसोई घर रहता था, स्नानघर रहता था, स्नान करने वाला, कुएँ भी बनाए जाते थे उस समय। कुछ बड़े घरों में शौचालय भी पाए गए हैं, जो उस समय की उन्नत व्यवस्थाओं को दर्शाते हैं दोस्तों। शहरों में सड़कों और गलियाँ का जाल बना हुआ था और सड़कों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री पर क्या करती थी? काटती थी। सिंधु सभ्यता में उन्नत जल निकासी प्रणाली जैसी सिस्टम थी दोस्तों। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई थी और उन्हें ढाकनों से क्या करता था? ढाका जाता था। ठीक है, यहाँ से असली चैप्टर स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, पहला हम पढ़ते हैं हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है दोस्तों, यह रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जो बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट, ठीक है? यह वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, देखिए हड़प्पा से निम्नलिखित महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे श्रमिक आवास, जैसे मजदूरों के रहने के लिए बने मकान के अवशेष मिले हैं। श्रमिक आवास, अन्नागार, अनाज को संग्रहण करने के लिए बड़े भंडार गृह मिले हैं। लकड़ी का ताबूत मिले हैं दोस्तों, यहाँ से लकड़ी का ताबूत भी मिले हैं। RH-37 कब्रिस्तान मिले हैं दोस्तों, यह हड़प्पा का प्रसिद्ध कब्रिस्तान है, यहाँ कई कंकाल मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ट्रिक से याद कर ना सकते हो, ये सब मत याद करना, बट मैं ये सब याद करना कि जो श्रमिक आवास मिले थे, एक आदमी क्या करता है? मेहनत करता है, श्रमिक करता है और फिर क्या करता है? उसको अन्नागार मिलता है, अनाज मिलता है, वो खाते हैं। ठीक है, फिर खा करते हैं, फिर वो मृत्यु होता है, उसको हम क्या करते हैं? लकड़ी से जला देते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो कब्रिस्तान में मिल जाते हैं। तो ट्रिक से याद करना कि एक आदमी है, वो मेहनत करता है, फिर अन्न जुगाड़ करके, ठीक है दोस्तों, जैसे अनाज जुगाड़ करता है, खाता है, पीता है, फिर मरता है, तो वो लकड़ी से हम क्या करते हैं? जला देते हैं। कहाँ? कब्रिस्तान में। ये पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, ये चारों याद रखना। ठीक है, क्या उस समय अवशेष मिले थे हड़प्पा में, क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब यहाँ से हम मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे, जो 1922 में खोजा हुआ था। मोहनजोदड़ो का जो खोज है दोस्तों, वो रखालदास बनर्जी ने किया था। रखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, पढ़ सकते हैं आप यहाँ। यह स्थल सिंधु नदी के तट पर है दोस्तों, जो पाकिस्तान में वर्तमान में है, लरकाना जिले में। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है मृतकों का टीला है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से क्या अवशेष मिलते हैं? चलिए जिस चीज़ों को जानते हैं। पुरोहित आवास, यानी धार्मिक और प्रशासनिक वर्गों से जुड़े भावनाओं का अवशेष मिलते हैं। अन्नागार उसमें भी मिला था। विशाल स्नान गृह, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्नान करने का सबसे बड़ा जल कुंड मोहनजोदड़ो में सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों। घर में कुएँ मिले, घर में हड़प्पा में भी मिला था। पशुपति मोहर, आदि शिव एक मोहर, जिस पर योग मुद्रा में बैठे पशुपति का चित्र भी मिला था दोस्तों। ठीक है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति दोस्तों, कांसे से बनी प्रसिद्ध नृत्य करती युवती की मूर्ति भी मिलती है दोस्तों। चौड़ी सड़कें यही मिलती है। यहाँ से सभ्यता की सबसे बड़ी चौड़ी सड़क लगभग 10 मीटर मिलने वाली प्रमाण यहाँ मिलता है। ऊपर भी मैंने आपको पढ़ाया था ना। हाँ, अब तीसरा स्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जनहुदड़ो की खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी दोस्तों, मजूमदार ने। ठीक है, यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान सिंध क्षेत्र में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता एकमात्र ऐसा शहर माना जाता है जहां दुर्ग किला नहीं मिला, इसलिए इसे दुर्ग रहित नगर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, मुख्य रूप से औद्योगिक नगर था दोस्तों, जहां विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया गया।
यहाँ अवशेष मिलते हैं लिपस्टिक, सुंदर प्रसाधन के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। यहाँ शीशा मिरर मिलता है, दर्पण, मनके और गुड़ियाँ, कुत्ते और बिल्ली के पैर का निशान यहाँ मिलता है। ये सभी अवशेष बताते हैं कि उस समय सुंदर प्रसाधन, खिलौने और शिल्पकला का विकास हो चुका था। प्रसाधन, ठीक है दोस्तों। चौथा पढ़ने वाले हैं रोपड़। रोपड़ की खुदाई यागदत्त शर्मा ने किया था दोस्तों। यह स्थल वर्तमान में पंजाब में सतलज नदी के किनारे हैं, ठीक है, सतलज नदी के किनारे हैं। यहाँ से प्राप्त प्रमुख अवशेष कौन कौन से मिलते हैं, चलिए जानते हैं। यहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार का प्रमाण नवपाषाण काल में बुर्जहोम स्थल से भी मिला था। पढ़े होंगे आप प्रागैतिहासिक काल, तो आप जान रहे होंगे, नहीं तो मेरा प्ले लिस्ट बना है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, जहाँ मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। ठीक है। यह खोज उस समय के मनुष्य और पशुओं के बीच का संबंध दर्शाता है दोस्तों, ठीक है। कालीबंगा, अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कालीबंगा। कालीबंगा की खुदाई वी लाल और वी के थापर ने की थी। यह स्थल वर्तमान में राजस्थान में है, घाघरा नदी पर है। कहाँ है दोस्तों, घाघरा नदी पर है। कालीबंगा का अर्थ है दोस्तों काली मिट्टी की चूड़ियाँ। अवशेष क्या क्या मिलते हैं, चलिए जानते हैं। हल से जुते हुए खेत के निशान मिलते हैं दोस्तों। यहाँ से कृषि के प्रमाण मिलते हैं। अलंकृत ईंटें, सजावटी ईंटों का उपयोग किया गया था दोस्तों। हवन कुंड, चूड़ियाँ यहीं से मिलती है। यहाँ से अग्नि पूजा के प्रमाण मिलते हैं। मिट्टी से बनी चूड़ियाँ भी प्राप्त मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं अवशेष बता रहा हूँ। नदियों के किनारे कौन सा बसा है, ये याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं इस चैप्टर से। यह स्थल हमें सिंधु सभ्यता के कृषि और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। धौलावीरा, ठीक है दोस्तों। धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था, ठीक है दोस्तों। यह वर्तमान में गुजरात में पड़ता है, कच्छ क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ से क्या क्या अवशेष मिलते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जल संरक्षण प्रणाली दोस्तों, यानी पानी को संग्रहण करने के लिए बड़े बड़े टैंक और जलाशय मिले हैं। विशाल जलाशय मिले हैं दोस्तों। पानी के संचय की उन्नत व्यवस्था का प्रमाण मिलते हैं। साइन बोर्ड के अवशेष मिलते हैं दोस्तों। यहाँ से बड़े अक्षरों वाले एक प्रसिद्ध संकेत पट मिला है। सुनियोजित नगर संयोजन, यहाँ शहर को अलग अलग भागों में बांटा गया था। सुनियोजित नगर योजना यहाँ से मिलता है कि कैसे एक शहर से दूसरे शहर को कैसे अलग किया जाता है। सुरकोटदा का जो उल्लेख है दोस्तों किसने किया है, जगत पटी जोशी ने करवाया था। जगत पटी जोशी ने करवाया था। यह स्थल वर्तमान में गुजरात में है दोस्तों, ठीक है, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या क्या अवशेष मिलते हैं, चलिए जानते हैं। घोड़ी की हड्डियाँ मिलती है दोस्तों। यहाँ से घोड़े की हड्डियों का प्रमाण मिले हैं, जो सिंधु सभ्यता में घोड़ों के अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। लोथल के बारे में जानते हैं। लोथल का जो उल्लेख है दोस्तों SR राव ने करवाया था, ठीक है। यह स्थल भोगवा नदी के किनारे वर्तमान में गुजरात में है दोस्तों, अहमदाबाद के क्षेत्र के पास स्थित है, ठीक है। बंदरगाह, यहाँ का जो अवशेष है बंदरगाह मिलते हैं। यहाँ से सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह मिला है, जो उस समय के समुद्री व्यापार का प्रमाण मिलता है। मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर निकलते थे, ठीक है। पहले आप पढ़े होंगे ना कि जो पहले जो घर था वो रोड की तरफ निकलता था ना, रोड की तरफ ना निकल करके पीछे की ओर निकालते थे दरवाज़ा। लेकिन जो लोथल है यहाँ जो क्या होते थे ना कि यहाँ आगे की ओर निकालते थे दरवाज़ा, सड़क की तरफ ही दरवाज़ा निकालते थे। पहले ऐसा नहीं था। मकानों के जो दरवाज़ा सड़क की ओर निकाला गया लोथल में, तो लोथल में अधिकांश जो घरों के जो दरवाजे हैं वो सड़क की ओर खुलते थे। मनके बनाने की कार्यकला, यहाँ से मनके बनाने के प्रमाण भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, ठीक है दोस्तों। बीड्स, मनके। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है दोस्तों, और इसे सैंधव सभ्यता और कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। सैंधव और कांस्य युग और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका जो लिपि था दोस्तों वो चित्रनात्मक था। ठीक है दोस्तों, जो बाएं से क्या करते थे ना, दाएं से बायां लिखा जाता था, इधर दायां से क्या बायां की ओर। ठीक है, आज तक इसे पूरी अच्छा तरीक़ा से पढ़ा नहीं गया है दोस्तों। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो लिपि चित्रनात्मक था दोस्तों। ठीक है, जो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था और इसे पूरी तरह पढ़ा नहीं गया है। सैंधव वासियों विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक माने जाते हैं दोस्तों, इसलिए यूनानियों ने कपास को सिंडोन कहा, जिसका अर्थ है तो दोस्तों सैंधव वासियों की उपज। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सैंधव वासी जो हैं वो विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक माने जाते थे, और इसलिए जो यूनानी लोग हैं वो इनको एक नाम दिया सिंडोन कहा, जिसका अर्थ होता है क्या, सैंधव वासियों की उपज, इसका अर्थ होता है। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन दोनों करते थे दोस्तों, लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। कृषि और पशुपालन लेकिन मुख्य व्यापार था, याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल की प्रणाली से परिचित थे और व्यापार में मानक बाटों का उपयोग करते थे। इस सभ्यता के लोग नगर नियोजन और स्वच्छता व्यवस्था के लिए भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ नगर नियोजन और एक स्वच्छ जो होते हैं, स्वच्छ व्यवस्था के लिए भी प्रसिद्ध हैं यह सभ्यता। जो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो क्या है, आयरन से परिचित नहीं थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया जाता था। मोहरों पर कई प्रकार के जानवरों के जैसे चित्र मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, जैसे बैल, हाथी, गेंडा आदि, लेकिन शेर का चित्र नहीं मिला है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें प्राय सेल खड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। किससे? सेल खड़ी से। इन मोहरों का उपयोग व्यापार और पहचान के लिए किया जाता है। व्यापार और पहचान के लिए किया जाता है सेल खड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन, अब यहाँ से दोस्तों हमारा ख़त्म होने वाला है। अब यहाँ से समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर ख़त्म कैसे हुआ। लेकिन हाँ, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन यह कई कारणों का प्रमाण यहाँ पर मिलता है कि ये क्यों ख़त्म हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यहाँ कई कई कारकों का प्रमाण यहाँ पर मिलता है। प्रमुख कारण है जो बताते हैं इतिहासकार लोग। पहला है बाढ़। सिंधु नदी के भीषण बाढ़ को भी पतन का मुख्य कारण माना जाता है। जो कहते हैं कि जो सिंधु जो नदी है उससे भीषण बाढ़ आया और यह जो सभ्यता है वो ख़त्म हो गया। मोहनजोदड़ो की खुदाई में बाढ़ की सबूत मिलता है। दूसरा है दोस्तों भूगभीरीय जो है भूगभीरीय परिवर्तन। इसमें क्या होता है ना कि जो टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल के कारण नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया और हड़प्पा के शहर नष्ट हो गए, ऐसा कहना था। ठीक है दोस्तों, भूगभीरे। ठीक है दोस्तों, और हैं एक कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन और वर्षा की कमी के कारण सभ्यता के आसपास का क्षेत्र रेगिस्तान में बदल गया और लोग शहर छोड़कर पलायन हो गए, ऐसा कहते हैं। बहुत हर इतिहासकार का अलग अलग मत है, लेकिन कई यहाँ पर कोई एक निश्चित नहीं है कि हाँ कि इस प्रकार से इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुआ। विदेशी आक्रमण दोस्तों, यहाँ समझिए विदेशी आक्रमण। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों के आक्रमण ने सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया, लेकिन इसका जो तथ्य है वो ठोस सबूत नहीं है, ऐसा सबूत नहीं है। सामाजिक और राजनीतिक पतन भी माना जाता है कि समय के साथ सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था कमजोर पड़ गई और सभ्यता का पतन हो गया, ऐसा कहते हैं। कोई ठोस सबूत नहीं मिलता जिससे कह सके कि हाँ इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कई प्राकृतिक और मानवीय कारकों के कारण हुआ है। हालांकि इस महान सभ्यता के पतन के रहस्य अभी भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए शोध का विषय है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा लेक्चर खत्म हुआ। अब हम यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का PYQ करने वाले हैं। तो चलिए, आपने अच्छा से लेक्चर किया होगा। तो ये 40 हैं PYQ, तो 40 प्रश्न में से 40 प्रश्न आप
मार देंगे, एक भी गलती नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिया जाएगा और ये देख सकते हैं कब पूछा हुआ सवाल है। तो ए का क्या आंसर हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था दोस्तों? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। ठीक है, आगे बढ़िए। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? बताना। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुआ था ना, अभी बताया था ना, अभी बताया। ठीक है, ये आर्मी जीडी 18 का सवाल है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था दोस्तों? मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? बताना। राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, 19 का सवाल है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। ठीक। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध महान जो नहाने का घर कहाँ मिलता है? तो हमारा कहाँ मिलता है दोस्तों? मोहनजोदड़ो में मिलता है, स्नान घर मिलता है। ठीक है, प्रसिद्ध है ये मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ मिला है? लोथल में। आर्मी टेक्निकल 18 का सवाल था। ठीक है दोस्तों, हल से जुताई किए हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? कलिबंगा। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा है दोस्तों, एफी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी दोस्तों? चित्रनात्मक था दोस्तों, जो दायां से बायां और लिखी जाती है। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। चित्रनात्मक। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का पूछा सवाल है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? 3 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रावी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। क्लार्क 18 का सवाल है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं? 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं? तो हमारा सिंधु हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं? सिंधु। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बताना है। सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सबसे बड़ा हमारा हो जाएगा राखी गढ़ी। ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हमारा लोथल कहाँ है? बताना है। तो लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल हमारा गुजरात में है। ठीक है, याद रखना। लोथल हमारा गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है। चलिए कुछ ट्रिक जान लेते हैं। गुजरात में हमारा धौलावीरा है और एक है धौलो। ऐसे याद रखते धौलो, और गुजरात में कोई है उपस्थित नहीं। ठीक है दोस्तों, तो याद रख लेना, गुजरात में अगर बोलेगा कि धौलावीरा और लोथल कहाँ है, तो हमारा गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? बताना है। कालीबंगा हमारा कहाँ है? राजस्थान में है। आर्मी जीडी का सवाल है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है बताइए? रोपड़ किस राज्य में है? रोपड़ हमारा पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब। ठीक है, 15 का ये हो जाएगा। ठीक है, धौलावीरा कहाँ स्थित है? बता देना कि धो लो, याद रखो, धो मतलब धौलावीरा और लोथल, लो मतलब लोथल कहाँ है? हमारा गुजरात में मिलेगा। ठीक है, टेक्निकल का सवाल है। सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी दोस्तों? वो कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग किसके प्रथम उत्पादक थे? तो प्रथम उत्पादक सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं का किया था, चावल का किया था, कपास का किया था? बताना आपको। 18 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले उन्होंने उत्पादक किया किसका? कपास का। 18 का आर्मी जीडी का सवाल। सिंधु सभ्यता की मोहरें किससे बनी थी दोस्तों? सेलखड़ी से बनी थी। सिंधु सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की। जनहुदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जुनहुदड़ो। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जुनहुदड़ो औद्योगिक नगर। जुनहुदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है? औद्योगिक नगर के लिए। सुरकोटदा से क्या मिला है? ठीक है दोस्तों, जो हम बोलेंगे जो अवशेष आपको याद रखना है, सुरकोटदा से क्या मिला है बताना है। सुरकोटदा से क्या मिले हैं दोस्तों? आपको बताना है। घोड़े की हड्डियां मिला है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? परिचित नहीं थे मतलब परिचित कौन सा बता दीजिए आप। देखिए, तो परिचित उन्होंने हाथी से था, बैल से था, कुत्ता से था, लेकिन घोड़ा से नहीं था, इसलिए उनको सिर्फ घोड़ा की हड्डी मिला। ठीक है, आगे बढ़िए। इस हल्का सा ऊपर चल गया था। ठीक है, हाँ, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। यहाँ बताइए, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? 24 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? गेहूं और जौ इसका प्रमुख फसल था। क्लार्क में पूछा हुआ सवाल। सिंधु सभ्यता के नगर कैसे थे? 25 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? सुनियोजित। हाँ, सिंधु सभ्यता में मकान किससे बने थे दोस्तों? तो मकान ईंट से बने थे ना, पक्की ईंट से बने थे मेरे भाई। 18 का सवाल, 19 का सवाल है अभी। महान स्नान घर कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में। टेक्निकल 21 का सवाल है। सिंधु सभ्यता के लोग किस व्यवसाय में प्रसिद्ध थे? तो वो किसमें थे दोस्तों? कृषि में थे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नहीं, कृषि में नहीं थे, वो व्यापार में थे। उसका कृषि और व्यापार प्रसिद्ध था। 18 का सवाल है ना। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? मातृशतात्मक था। ठीक है, आर्मी जीडी 17 क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? बताना। 30 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नतर की प्रसिद्ध मूर्ति। पशुपति मोहर कहाँ मिली है? बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुख्य नदी कौन सी थी? मुख्य नदी। 32 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंधु सभ्यता की मुख्य नदी कौन सी थी? वो हमारा कौन सा हो जाएगा? सिंधु। चलिए, आगे भी का सवाल है। सिंधु सभ्यता के लोग किससे माप तौल करते थे? 31 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो वो मानक बाट से करते थे माप तौल। क्लियर। सिंधु सभ्यता के नगरों की सड़कें कैसी थी ये बताना है। सीधी और चौड़ी थी। कितना? 10 मीटर। और ये 90 डिग्री था। कितना? 90 डिग्री। 34 नंबर क्वेश्चन सही है ना, देख लेना आप लोग।
सिंधु सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी बताना। 35 नंबर क्वेश्चन कैसी थी दोस्तों, वो विकसित थी। कैसा थी? विकसित। देख सकते हो किस वर्ष पूछा हुआ सवाल है। सिंधु सभ्यता के मुख्य परिवहन साधन क्या था? मुख्य परिवहन साधन क्या था? बैलगाड़ी। सिंधु सभ्यता की राजधानी क्या थी ये बताना। 35 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों राजधानी मोहनजोदड़ो थी। सिंधु सभ्यता कहाँ कहाँ फैली थी दोस्तों ये बताना है। सिंधु सभ्यता कहाँ फैली थी? तो ये पाक से इंडिया तक, यहाँ इंडिया तक, पाक से पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान तक फैला है। ठीक है, तरबूजा का था ऐसा। सिंधु सभ्यता का अंत किस कारण से माना जाता है दोस्तों? भूकंप, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का काल किसके बीच माना जाता है दोस्तों? तो 2500 से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा सिंधु घाटी सभ्यता भी खत्म हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगले जो वीडियो हैं वो वैदिक सभ्यता रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपने सही किया। ठीक है, और मैं एक सजेशन दूंगा कि आप वीडियो को एक बार और देख लें, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, जीवन में पढ़ना ना पड़े सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो वैदिक सभ्यता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।